हेलो एवरीवन। सो नाउ हम फोरियर सीरीज में जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि हमने स्क्वायर वेव्स और ट्रायंगुलर वेव ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, नाउ वी विल डिस्कस एनालिसिस ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जैसा कि आपको पता है रेक्टिफायर का काम क्या होता था, रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था। और रेक्टिफायर हमारे पास दो टाइप के होते थे, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि सिर्फ हाफ साइन वेव को ही जो है कन्वर्ट करता था एसी को डीसी में, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स को जो है कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। ठीक है, तो अगर मैं एक हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करूँ, वो कुछ ऐसी ड्रॉ होती है। एक साइकिल ये हो गई, उसके बाद कुछ नहीं, और दूसरी साइकिल ये विथ पीक वैल्यू सपोज इट इज़ ई नॉट, आउटपुट इज ई ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, 0 to पाई, पाई टू 2 पाई कुछ नहीं, 2 पाई टू 3 पाई। ठीक है, so if I want to write E of omega t, it is equal to E naught sin omega t। कब? when omega t is from 0 to pi and it is 0 when omega t is between pi to 2 pi। जब पाई से 2 पाई के बीच में था तो 0 थी, और जब 0 से पाई थी तो मैक्सिमम वैल्यू ई नोट, और क्या है साइन फंक्शन है तो ई नोट साइन ओमेगा टी। हम सिंप्लिसिटी के लिए ओमेगा टी को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, देयरफॉर आई गेट ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज फ्रॉम 0 to पाई एंड इट इज़ 0 व्हेन एक्स इज फ्रॉम पाई टू 2 पाई। फोरियर एक्सपेंशन हमने को पता है, फोरियर एक्सपेंशन क्या होती है, ए नॉट प्लस समेशन एन इज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी ए एन कोज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। ए नोट का फॉर्मूला भी हमें पता है, ए नोट का फॉर्मूला था 1/2 पाई 0 to 2 पाई ई ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ए एन का फॉर्मूला भी पता है, ए एन का फॉर्मूला है 1/पाई 0 to पाई, सॉरी 0 to 2 पाई ई ऑफ एक्स इंटू कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। और बी एन का फॉर्मूला भी पता है 1/पाई सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने ए नोट ए एन एंड बी एन की वैल्यू निकाल लेनी है, और ये वैल्यू निकाल के फिर हमने जो फोरियर एक्सपेंशन हमने लिखी है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो सबसे पहले काम है ए नोट का निकालना। ए नोट निकालते हैं 1/2 पाई 0 to 2 पाई ई ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब 0 to 2 पाई में ई ऑफ एक्स सेम नहीं है वैल्यू, 0 to पाई अलग है और पाई टू 2 पाई तो 0 ही है। तो 1/2 पाई, हमने तो 0 to पाई तक ही जाना है क्योंकि पाई टू 2 पाई तो 0 ही है, तो 0 का क्या मतलब है, तो ई नोट साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ए नोट ई नोट बाहर आ गया, 2 पाई ये आ गया। साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ कोस एक्स फ्रॉम 0 to पाई, तो ये क्या बना ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस कोस पाई माइनस माइनस प्लस प्लस कोस ऑफ 0। कोस पाई होता है -1 माइनस माइनस प्लस 1 और कोस 0 1, तो 1 + 1 2 ई नोट अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा है ई नोट डिवाइडेड बाय पाई। ये आपका आया ए नोट। कोस पाई -1 माइनस माइनस 1 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ई नोट बाय पाई। नेक्स्ट विल कैलकुलेट ए एन। ए एन के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया था मैंने। ए एन का फॉर्मूला है 1/पाई 0 to 2 पाई ई ऑफ एक्स इंटू कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अगेन पाई टू 2 पाई तो 0 ही है, सिर्फ आपको 0 to पाई ही लेना पड़ेगा। ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई नोट साइन एक्स कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ई नोट तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपको आई लेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई लेट का फॉर्मूला लगाने के बजाय हम जो है इसमें कोई और फॉर्मूला लगाएंगे। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 cos A साइन B का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है? साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला लगा लो। साइन ऑफ A प्लस बी मतलब साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स कॉमन ले लिया मैंने, माइनस साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स dx। अब इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पहले साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स की इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आएगी? माइनस कोस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1 0 टू पाई, ये माइनस साइन की फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आएगी? माइनस कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस 1 आएगा 0 टू पाई, ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई, 1 अपॉन n प्लस 1 तो बाहर आ गया, इवन माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में आया कोस ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई माइनस कोस ऑफ 0। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई माइनस कोस ऑफ 0। ठीक है, कोस ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई या फिर कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई, एक ही बात है, ये हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे को। चाहे कोस ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई लिख लो, चाहे कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई लिख लो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं दोनों को एक ही वैल्यू से लिख लूँगा। कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई, इसको जो है यहाँ पे भी कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई लिख लेता हूँ, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और जो है अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई कॉमन आ गए यहाँ पे, कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई कॉमन आ गया यहाँ पे, और 1 भी कॉमन आ गया यहाँ पे, ये सारी चीज़ कॉमन आ गई ना। कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई माइनस 1 कॉमन आ गया यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन n माइनस 1, ये 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई को आप लिख सकते हो माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, माइनस 1, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 एलसीएम, ऊपर आ गया n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल हो गया, 2 पाई, ये हो गया 1 प्लस 1 2, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 कितना होता है? n स्क्वेयर a स्क्वेयर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई कितना बन गया? 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा है ई नॉट डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर माइनस 1। ये क्या आया? ये आया आपके पास a n की वैल्यू। अब n जो है ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, इसलिए मैं a n की वैल्यू जो है अलग अलग लिख लेता हूँ। जब n ओड होगा, माइनस 1 रेज टू द पावर, लेट से 1 मान लो, माइनस 1 रेज टू द पावर 1, सॉरी ये n नहीं है, n माइनस 1 है, n को 3 मान लेते हैं। जब n 3 होगा, माइनस 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, तो a n जो है वो 0 होगा जब n ओड होगा,
और n को इवन पुट कर लो, n को 2 डाल लो, -1 रेज़ टू पावर 2 -1 -1 हो गया, तो आपके पास आ गया -1/π/2 डिवाइडेड बाय n² -1, दैट इज़ व्हेन n इज इक्वल टू इवन। तो ये हमने a n की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से अब मैं फाइनली b n की वैल्यू निकाल लूँगा। सेम मेथड है और आप बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। बी एन का फॉर्मूला क्या था, ई ऑफ एक्स 1/π 0 to 2π ई ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स 1/π 0 to 2π लिखने की जरूरत नहीं, 0 to π लिख सकते हो क्योंकि पाई से 2π तो 0 है। यहाँ पे आ गया ई नोट साइन ऑफ एक्स फिर साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है आईलेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर आईलेट के फॉर्मूला के बिना भी चल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये हो गया ई नोट बाहर आ गया, ई नोट डिवाइडेड बाय पाई 0 to π साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सपोज करो n को मैं 1 मान लेता हूँ। जब n को 1 मान लूंगा तो bn की जगह क्या निकाल रहा हूँ मैं, b1 निकाल रहा हूँ। तो क्या आएगा ई नोट डिवाइडेड बाय पाई 0 to π साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब ई नोट डिवाइडेड बाय पाई 0 to π साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर को आप कॉस की टर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। इस 2 को इधर रख लो, 1 की इंटीग्रेशन x cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, लिमिट पर हो 0 to π ई नोट डिवाइडेड बाय 2π पाई माइनस साइन ऑफ 2π डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 प्लस साइन 0, लिमिट्स पुट किया कुछ नहीं किया, साइन 0 0 0 0 साइन ऑफ 2π इज अगेन 0, पाई से पाई बचा, पाई से पाई कैंसिल, तो b1 क्या आया, ई नोट डिवाइडेड बाय 2 आया। ये था n इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। उस केस में हमें 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता था cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो लगाइए ये फॉर्मूला, ई नोट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 0 to π 2 साइन एक्स साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। सेम मेथड, ई नोट डिवाइडेड बाई 2π 0 to π cos ऑफ a माइनस b that is cos of n minus 1 into x, cos of n minus 1 into x minus cos of n plus 1 into x dx। इंटीग्रेशन कीजिए, क्या हो जाएगी, साइन ऑफ n minus 1 into x डिवाइडेड बाय n minus 1 माइनस साइन ऑफ n plus 1 into x डिवाइडेड बाय n plus 1। ठीक है, लिमिट्स अलग अलग पुट कर लीजिए, 0 to π ई नोट डिवाइडेड बाय 2π, पहले क्या आ जाएगा, साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n माइनस 1, माइनस साइन 0 तो 0 होता है, भूल जाएंगे, माइनस साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n प्लस 1 साइन 0 0 होता है, उसे भूल जाइए। ठीक है, ये आ गया। अगेन साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई जो है वो तो साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड n 1 ना हो, है ना। अब n तो 1 मैंने लिया नहीं, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1 उस केस में जो है देखो n को 2 पुट करो, साइन 2 माइनस 1 साइन पाई, साइन ऑफ 2 प्लस 1 3 पाई, साइन ऑफ पाई ले लो, साइन 3 पाई ले लो, 4 पाई ले लो, 0 ही आता है। तो आपका जो आंसर है bn का वो 0 आया
कब आया? सिर्फ व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेकिन b1 जो है वो E0/2 आया। बस अब ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है अपने फोरियर एक्सपेंशन में। अब हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है फोरियर एक्सपेंशन में। e of x डेट इज इक्वल टू a0 कितना आया था? E0 डिवाइडेड बाय पाई। फिर an क्या आया था? an आया था -2E0 डिवाइडेड बाय पाई इंटू n स्क्र -1। n को 1, 3, 5 इस तरह से पुट करो वैल्यूज। -2E0 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, इंटू cos nx भी आना साथ में, तो 1/n स्क्र -1, तो 1/3 cos 2x। जब n को 2 पुट किया तो ये 2 स्क्र -1 3 हो गया और cos 2x आ गया, प्लस 1/15 cos 4x प्लस 1/35 cos 6x, ठीक है। और लास्ट में bn में तो सिर्फ b1 की वैल्यू बची थी, और वो कितनी बची थी? E0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ x। ये आपका आंसर आ गया या आउटपुट आ गई फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने जो एजम्पशन ली थी x इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब दोबारा से ओमेगा टी की x की जगह ओमेगा टी पुट करना है। ओमेगा टी E0 डिवाइडेड बाय पाई प्लस E0 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसे मैंने अलग कर लिया। E0 डिवाइडेड बाय ये वाला E0 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ ओमेगा टी पहले लिख लिया, माइनस 2E0 डिवाइडेड बाय पाई 1/3 कॉज ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 1/15 कॉज ऑफ 4 ओमेगा टी प्लस डैश डैश डैश। ये आपकी आउटपुट आ गई। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारी कांस्टेंट टर्म आई E0/पाई, दिस कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट एवरेज DC voltage in output of half wave rectifier, that is EDC, ठीक है। बाकी जो टर्म्स हैं वो सारी AC कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट में जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें DC के अलावा AC कंपोनेंट भी रहता है, और ये हमें पता है चीज़, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है रिपल फैक्टर पढ़ा हुआ है। अगर हमने इसमें से रिपल फैक्टर निकालना हो, सबसे पहले तो रिपल फैक्टर आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या होती है रिपल फैक्टर की, व्हाट इज रिपल फैक्टर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें पता है भी वो जो है उसने कम्प्लीटली AC को जो है DC में कन्वर्ट नहीं किया, कुछ जो पोर्शन है AC का वो जो है उसमें रह गया। तो रिपल फैक्टर यही बताता है कि कितना पोर्शन ऑफ AC कंपोनेंट जो है हमारे पास आउटपुट में आया। तो अगर मुझे रिपल फैक्टर की डेफिनेशन लिखनी है तो इट इज ऑलवेज RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट इन आउटपुट डिवाइडेड बाय DC कंपोनेंट इन आउटपुट, AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय DC कंपोनेंट, ठीक है। सपोज कीजिए दैट इज ERMS डैश डिवाइडेड बाय EDC। सपोज RMS वैल्यू जो है आउट रेक्टिफायर की आउटपुट की वो ERMS है, इट विल बी इक्वल टू, ये टोटल RMS वैल्यू है, इट विल बी इक्वल टू DC कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस AC कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ से मुझे AC कंपोनेंट का स्क्वायर निकालना है, डैश की वैल्यू निकालनी है, डेट विल बी इक्वल टू टोटल RMS वैल्यू का स्क्वायर माइनस DC वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट। अब हाफ वेव रेक्टिफायर है, अभी मैंने लिखा हाफ वेव रेक्टिफायर में जो टोटल RMS वैल्यू होती है वो हमेशा E0/2 होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आधे पोर्शन को ही वो कन्वर्ट करती है, आधा पोर्शन आता ही नहीं, तो इसलिए E0/2 होती है। तो रिपल फैक्टर कितना आ गया यहाँ से, ERMS डैश की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी, अंडर रूट ऑफ ERMS स्क्वायर माइनस EDC स्क्वायर डिवाइडेड बाय EDC। R इज इक्वल टू ERMS की वैल्यू पुट कीजिए, ERMS की वैल्यू कितनी है, E0/2, तो बन गया E0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4।
ई डी सी अभी निकाला मैंने, ई नोट बाय पाई, मतलब ई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई नोट डिवाइडेड बाय पाई। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ई नोट से ई नोट कैंसिल भी हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 0.386 इंटू पाई। पाई की वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करना, रिपल फैक्टर आपके पास आएगा 1.21। ठीक है, रिपल फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इसमें जो है एसी कंपोनेंट है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाफ वेव रेक्टिफायर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाफ वेव रेक्टिफायर ही नहीं है जरूरी इंपॉर्टेंट, फुल वेव रेक्टिफायर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब मैं फुल वेव रेक्टिफायर को आपको कंप्लीटली सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको आइडिया लग गया है कि कैसे सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा आइडिया देके आपको, आप ये बुक से कर सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, सो फुल वेव रेक्टिफायर में ऑब्वियसली जो आउटपुट होगी वो जैसे पहले जो है एक हाफ में वो जीरो हो जाती थी, अब जो है जीरो नहीं होगी, तो आपका माइनस ई नोट साइन ओमेगा टी व्हेन ओमेगा टी इज फ्रॉम पाई टू 2 पाई। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको जो है इसको दोबारा से मुझे कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ई नोट साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन कैसे की जाती है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। ठीक है, मेथड वही होएगा, ई ऑफ एक्स ले लेना है, और वैसे ही एक्सपेंशन ले लेनी है, जो एक्सपेंशन मैंने उसमें कराई थी सेम उस तरह से एक्सपेंशन लेकर, क्या एक्सपेंशन थी, ए नोट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। अब मैं जो है यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपके पास बुक में ऑलरेडी गिवन है, बुक से आप देख सकते हैं। ए नोट की वैल्यू यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यूज़ लिख रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। ए नोट की वैल्यू आएगी ठीक है, इसके अलावा ए एन के टाइम ए वन की वैल्यू अलग आएगी, जैसे पहले था बी वन की वैल्यू लगाई थी, बी एन की आगे लगाई थी, ए वन 0 आता है, और उसके अलावा जो बाकी ए एन की वैल्यू है वो आती है -4 ई नोट डिवाइडेड बाय पाई इंटू एन स्क्र -1। इट इज़ व्हेन एन इज़ इवन, ऑब्वियसली एन जो है ग्रेटर देन 1 भी है, एंड इट इज़ 0 व्हेन एन इज़ ओड, एंड ऑब्वियसली व्हेन एन इज़ ग्रेटर देन 1। बी एन के टाइम में भी कुछ ऐसा ही होगा, बी वन तो आपका 0 आएगा, लेकिन उसके अलावा जो n इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए जो है आपके पास बी एन की कुछ वैल्यूज़ आएगी, और जो बी एन की वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज बी अगेन 0। ठीक है, तो आप जब ई ऑफ ओमेगा टी निकालेंगे दैट विल बी ए नोट, दैट इज़ 2 ई नोट डिवाइडेड बाय पाई, फिर -4 ई नोट डिवाइडेड बाय पाई, फिर n इवन है तो 2 से शुरू करेगा, 1/2 स्क्वायर -1 3 हो गया, 1/3 cos ऑफ 2x प्लस 1/15 cos ऑफ 4x प्लस 1/35 cos ऑफ 6x, लाइक दिस। ठीक है, cos ऑफ 4 2x, ये अभी ई ऑफ x लिखा है मैंने। ई ऑफ ओमेगा टी के लिए क्या हो जाएगा, 2 ई नोट डिवाइडेड बाय पाई -4 ई नोट डिवाइडेड बाय पाई
1/3 cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 1/15 cos ऑफ 4 ओमेगा टी प्लस डैश डैश डैश। तो जैसे वहाँ पे था यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू कितनी आई, ई डी सी 2E0 डिवाइडेड बाय पाई, पहले के मुकाबले डबल होगी। वहाँ पे E0 बाय पाई थी, यहाँ पे 2E0 डिवाइडेड बाय पाई है। तो जैसे वहाँ पे रिपल फैक्टर निकाला था, वहाँ यहाँ पे भी रिपल फैक्टर निकल सकता है हमारा। रिपल फैक्टर का सेम फॉर्मूला लगेगा, ERMS का स्क्वायर माइनस EDC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EDC। वहाँ पे ERMS क्या लिखा था मैंने, वहाँ पे ERMS लिखा था E0/2। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए RMS वैल्यू होती है E0 डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, E0/2, और इसके अलावा EDC मैंने कितना लिखवाया अभी, 2E0 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये तो E0² हो गया, √2 का स्क्वायर, माइनस 4E0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय EDC दैट इज 2E0 डिवाइडेड बाय पाई। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपके जो रिपल फैक्टर है वो 0.48 आएगा, मतलब लेस देन 1। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो रिपल फैक्टर जो है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर का कम आता है एज कम्पेयर टू दी हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो दिस वाज योर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ फोरियर सीरीज, और उसकी कन्वर्जेंस भी पढ़ेंगे। तो कैसे हम फोरियर सीरीज की इंटीग्रेशन कर सकते हैं और कहाँ को इस लिमिट पे वो कन्वर्ज करती है, ये हमने डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट हम फोरियर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही है एक तरह से, कह लो कि हम पढ़ेंगे। तो सपोज कीजिए कोई फंक्शन f(x) है जो कि फोरियर सीरीज में लिखा गया है और डिरिचलेट कंडीशंस को जो है फॉलो कर रहा है। तो कोई भी फंक्शन जब डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो तो फोरियर सीरीज में कैसे लिखा जाता है, f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज फ्रॉम 1 to infinity एंड यू विल राइट an इंटू cos ऑफ nx प्लस bn इंटू साइन ऑफ nx। ये तो आपको पता है। इसके अलावा फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी पता है, a0 होती है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई f(x) इंटू dx, a ऑफ n होता है, या a ऑफ n नहीं अभी a0 की लिखते हैं, x को जो है मैं t से रिप्लेस कर देता हूँ 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, x को मैं t से रिप्लेस कर दिया f(t) इंटू dt। ठीक है, an लिखते हैं हम, an का फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटू माइनस पाई टू पाई f(x) इंटू कोस ऑफ nx इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे n जो है कैन बी 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, x को जो है t से रिप्लेस कर देंगे, तो an कितना बन गया 1/पाई माइनस पाई टू पाई f(t) इंटू कोस ऑफ nt इंटू dt। सिमिलरली bn को भी जब x को t से रिप्लेस करोगे 1/पाई माइनस पाई टू पाई f(t) इंटू साइन ऑफ nt इंटू dt। तो कहते हैं कि यहाँ पे हमने x को जो है t से वेरिएबल t से जो है रिप्लेस कर दिया, x को t से रिप्लेस कर दिया। क्यों? बिकॉज देर आर इनफाइनाइट इंटीग्रल्स एंड वैल्यू ऑफ ईच इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज। अब हमें इसकी कन्वर्जेंस की बात करनी है। सो द फोरियर सीरीज विच इज रिप्रेजेंटिंग एनी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इट शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो फोरियर सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज जो है इट ऑलवेज यील्ड अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देगी, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो है हमारी यूनिफॉर्मली इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली
कॉन्टिन्यूस कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है फोरियर सीरीज की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट आइडेंटिटी इज पार्सेवल्स आइडेंटिटी। एक तरह से डेरिवेशन ही है। ठीक है, पार्सेवल्स थ्योरम। ठीक है, पार्सेवल्स थ्योरम गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज ऑफ स्क्वायर, या मान लीजिए एब्सोल्यूट स्क्वायर, एंड कोफिशिएंट्स इन फोरियर सीरीज, जो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट है उनके बीच में, एंड फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई फोरियर सीरीज है ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इफ वी कंसीडर दैट द फोरियर सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π, Parseval's theorem states that this is Parseval's theorem 1/2π 0 to 2π f of x का स्क्वायर, और उसके अलावा उस साइड जो है आपके कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये प्रिसाइजली ये आपकी पार्सेवल्स थ्योरम है। ठीक है, अब इसका प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फोरियर सीरीज ले लेते हैं। हमारे पास फोरियर सीरीज क्या होती है, ये होती है फोरियर सीरीज। ठीक है, जो कि हम मान लेते हैं कि इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π। अब मैं इस दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स से, और इंटीग्रेट कर देता हूँ फ्रॉम 0 to 2π, मल्टीप्लाइंग बाय एफ ऑफ एक्स बोथ साइड एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2π। तो ये क्या बना, 0 to 2π, ये बना एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए नोट इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस समेशन n is from 1 to infinity a n integration 0 to 2π f of x into cos of nx into dx। ठीक है, प्लस b of n 0 to 2π f of x into sin of nx into dx। ठीक है, अब मेरे को कुछ फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यूज पता है कि जो a नोट है वो होता है 1/2π, जो an होता है वो होता है 1/π, और जो bn है तो देखिए f of x 0 to 2π f of x dx, ये क्या बना, ये बना 2π इंटू ए नोट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 0 to 2π f of x इंटू कोस ऑफ nx dx, दिस ये क्या बना an इंटू पाई, और ये क्या बना, ये बना पाई इंटू an, और ये बना पाई इंटू bn। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ये बना 2π इंटू ए नोट, तो आपके पास हो गया 2π ए नोट का स्क्वायर हो गया, प्लस समेशन n फ्रॉम 1 to infinity, ये बना पाई इंटू ए एन स्क्वायर प्लस पाई इंटू बी एन स्क्वायर। डिवाइड कर दो दोनों साइड,
2 पाई से, तो ये नीचे इधर क्या बना 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया, ए नोट का स्क्वायर आ गया प्लस प्लस पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर लिख लेते हैं, एन इज़ फ्रॉम 1 to infinity ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, और जो आपने प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर दिया। दिस इज पार्सेवल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखनी है अच्छे से, पार्सेवल आइडेंटिटी, इसकी डेरिवेशन आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, अब हमने फोरियर की इंटीग्रल कैसे निकालना है वो हमने देखना है, इसका भी प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ के बिना कुछ नहीं चलेगा काम। फोरियर इंटीग्रल, सपोज कर लो कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इट इज़ डिफाइंड इन द इंटरवल -l to l। सेकंड, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इट इज़ कॉन्टिन्यूस। जो फंक्शन है और उसका जो डेरिवेटिव है दैट इज़ कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल -l to l। थर्ड, जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, किस इंटरवल में 2l इंटरवल में। फोर्थ, फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल भी है, किस लिमिट में, -∞ से इन्फिनिटी की लिमिट में। तो फोरियर इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ टी, अगेन इंटीग्रेशन -∞ to infinity cos of omega x minus t into d omega और टोटल का इंटीग्रल dt। दिस डबल इंटीग्रल इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल। लिखा कैसे, अभी इसका हमने प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव जरूरी है। तो कोई भी फंक्शन, फोरियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और लिमिट अगर -l to l है, मैंने आपको -l to l लिमिट के लिए भी फोरियर सीरीज कराई हुई थी, एंड दैट वाज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कोज ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। ये आपको कराया हुआ है। इसमें ए नॉट की वैल्यू होती है 1/2l -l to l एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें ए एन की वैल्यू होती है 1/l -l to l एफ ऑफ एक्स इंटू कोज ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एक्स, और बी एन की वैल्यू होती है 1/l -l to l एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, एक्स वेरिएबल को टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, और दोबारा से फोरियर कोफिशिएंट लिखूंगा। और ये वैल्यूज़ जो है मैंने इक्वेशन 2 ये वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू पुट कर दूंगा। ए नोट की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1/2l -l to l एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस समेशन एन इज फ्रॉम 1 to infinity 1/l -l to l एफ ऑफ टी इंटू कोज ऑफ n pi t divided by l into dt into cos of n pi x divided by l plus 1/l minus l to l f of t into sin of
एन पाई टी डिवाइडेड बाई एल इंटू डी टी साइन ऑफ एन पाई एक्स, ये तो लिखना ही है ना, साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है थोड़ा सा और इसे ठीक करके लिख लेते हैं, 1/12 माइनस L12 एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस समेशन एन इज़ फ्रॉम 1 to infinity। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूँगा, 1/L इस तरह से लिख दिया, इंटीग्रेशन है माइनस L to L, इंटीग्रेशन है कॉज ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल की, और एक कॉज ऑफ एन पाई टी डिवाइडेड बाई एल की। ओके सॉरी, एक और चीज़ रहेगी, मैं इसे नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। बेसिकली मैं करूँगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, ये एफ ऑफ टी दोनों कॉमन निकाल लेता हूँ, ये 1/L दोनों कॉमन निकाल लेता हूँ, उसके बाद लिखूँगा कॉज ऑफ दिस प्लस साइन ऑफ दिस, ये लिखना है मैंने। ठीक है, सो that is equal to 1/2L minus L2L f of t into dt plus summation n is from 1 to infinity 1 to L 1/L सॉरी कॉमन निकाल लिया, माइनस L2L f of t कॉमन निकाल लिया, और अंदर क्या बचा, cos ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई एल, cos ऑफ n पाई t डिवाइडेड बाई एल, फिर प्लस साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई एल इंटू साइन ऑफ n पाई t डिवाइडेड बाई एल, और टोटल इंटीग्रेशन है इसकी विद रिस्पेक्ट टू dt। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2L माइनस L2L f of t इंटू dt, ठीक है, प्लस समेशन n इज फ्रॉम 1 to infinity 1/L माइनस L2L, ठीक है, एफ ऑफ टी का एफ ऑफ टी आ गया। अब ये इक्वेशन देखिए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बना, ये बना कोस ऑफ ए माइनस बी का, कोस ऑफ ए माइनस बी का, तो इसको लिख लेते हैं, दैट इज कोस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज एन पाई अपॉन एल तो कॉमन आ जाएगा, एन पाई बाई एल तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 पाई से डिवाइड किया और पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई बाई एल माइनस L2L एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस समेशन n इज फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है, ये क्या बना 2 पाई बाई एल, 2 पाई से डिवाइड किया तो 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2 पाई बाई एल, एंड साथ में आ गया कॉस ऑफ सॉरी हाँ अभी मैंने क्या, अभी सॉरी इसमें थोड़ा सा, इसमें मैंने क्या किया, ये भी जो एफ ऑफ टी था, ये एफ ऑफ टी था, ये भी कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और 1/2 पाई से डिवाइड कर दिया, 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या बना 1/2 पाई माइनस L2L एफ ऑफ टी, ठीक है, अंदर बचा पाई बाई एल प्लस समेशन n इज फ्रॉम 1 to infinity 2 पाई बाई एल कॉज ऑफ n पाई x माइनस टी डिवाइडेड बाय l, ये बना, ठीक है। अब यूजिंग कॉज ऑफ, अब हमें पता है कि भाई कॉज ऑफ 0 इंटू पाई बाई 2 0.π/2 x माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 1, और मैं इस सेकेंड टर्म को जो स्प्लिट कर दूंगा 2 पार्ट्स में, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो है आप जो है you can get into required answer, that is 1 of f of x equal to 1/2 pi minus infinity to infinity f of t minus infinity to infinity,
ठीक है, जो भी आपका आंसर था कॉज ऑफ ओमेगा इंटू एक्स माइनस टी इंटू डी ओमेगा डी टी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। जो फोरियर इंटीग्रल की आपकी डेरिवेशन है वो आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगी, तो आप जो है उसे स्किप कर सकते हैं। बट ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फोरियर इंटीग्रल्स की, वो आपने याद रखनी है। फर्स्ट, सिंस कॉज ऑफ ओमेगा ऑफ एक्स माइनस टी, ये क्या है, इवन फंक्शन है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos omega of x minus t d omega that will be equal to 2 times 0 to infinity cos of omega x minus t into d omega। ठीक है, तो फोरियर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, फोरियर इंटीग्रल बन जाएगा f of x is equal to 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या था f of t माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ ओमेगा इंटू एक्स माइनस टी इंटू डी ओमेगा का डी टी, तो दिस विल बिकम 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, ये क्या बना 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ ओमेगा इंटू एक्स माइनस टी इंटू डी ओमेगा इंटू डी टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी 0 to infinity cos of omega into x minus t into d omega dt, and finally you can write something like 0 to infinity d omega minus infinity to infinity f of t into cos of omega into x minus t dt। ठीक है, this is the another form of Fourier integral। ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ Fourier integral। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, अगर आपका जो फंक्शन है, फंक्शन भी इवन हो, इवन होने वाला एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उस केस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी cos of omega of x minus t into dt that will be equal to minus infinity to 0 f of t cos of omega of x minus t into dt plus 0 to infinity f of t cos of omega of x minus t into dt। दो में डिवाइड कर लेते हैं अगर, ठीक है, पहले तो इसे मैंने दो में डिवाइड कर लिया, रिप्लेस कर दिया t को माइनस t से, ठीक है, किस टर्म में, इन फर्स्ट टर्म ऑफ आर एच एस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, लेफ्ट हैंड साइड सेम रखी, राइट हैंड साइड की पहले टर्म में टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी में रिप्लेस हो जाएगी, और एफ ऑफ आ जाएगा माइनस टी, कॉज ऑफ आ जाएगा ओमेगा एक्स प्लस टी, ठीक है, कॉज ऑफ ओमेगा एक्स प्लस टी, और साथ में आ जाएगा डी माइनस डी टी, ठीक है। दूसरी टर्म को कुछ नहीं छेड़ना नहीं, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ ओमेगा इंटू एक्स माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है। आगे से और थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, माइनस डी टी से तो माइनस बाहर लिख लिया, इन्फिनिटी टू 0 cos of omega x plus t into dt plus 0 to infinity f of t cos of omega x plus t into dt, ठीक है, x प्लस टी नहीं, x माइनस टी इंटू dt। इसे थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं, इन्फिनिटी टू 0, अगर लिमिट चेंज करनी है तो माइनस को प्लस कर देना होता है, तो 0 टू इन्फिनिटी कर लो, एफ ऑफ टी इंटू cos of omega इंटू एक्स प्लस टी इंटू डी टी प्लस 0 टू इन्फिनिटी
एफ ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी इंटू डी टी। इसे कॉमन लिख लो क्योंकि लिमिट सेम है, तो 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी और ब्रैकेट में कॉज ऑफ ओमेगा एक्स प्लस टी प्लस कॉज ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रल लिखना है 0 टू इन्फिनिटी दिस cos a प्लस cos b दैट इज 2 cos a cos b, ठीक है, 2 cos a cos b। सो आपके पास जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी, एल एच एस क्या था, एफ ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी इंटू डी टी था, एंड डेट विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी cos a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी डेट विल बी इक्वल टू 2 cos a दैट इज ओमेगा एक्स एंड cos ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ये वैल्यू मैंने फोरियर इंटीग्रल के फंक्शन में वैल्यू पुट कर देनी है जो भी पीछे निकाला ही था, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में निकाला था उसमें डालना है, 0 टू इन्फिनिटी डी ओमेगा 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी 2 cos ओमेगा एक्स cos ओमेगा टी इंटू डी टी। इसे थोड़ा सा और संभाल के लिख लेते हैं, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी cos ओमेगा एक्स इंटू डी ओमेगा 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी cos ओमेगा टी इंटू डी टी। दिस रिलेशन इज कॉल्ड Fourier integral for even function, या फिर इसे हम कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अब हम करेंगे फोरियर इंटीग्रल फॉर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कौन सा होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। सेम जिस तरह से पिछले सॉल्व किया उसी तरह से करेंगे, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है। वहाँ पे भी पहली टर्म में t को माइनस टी से रिप्लेस किया था, यहाँ पे भी कर लीजिए, LHS तो सेम रहेगी। सॉरी, माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी हो जाएगा, कॉज ऑफ ओमेगा एक्स प्लस टी हो जाएगा, डी टी का माइनस डी टी हो जाएगा। दूसरी टर्म सेम रखनी है, वो आपने चेंज नहीं करनी। अब पिछले जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी उसमें एफ ऑफ माइनस टी जो है वो एफ ऑफ टी के इक्वल था, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टी जो है माइनस एफ ऑफ टी के इक्वल है, तो माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा एक्स प्लस टी इंटू डी टी बना, प्लस 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी इंटू डी टी बना। मतलब अगर आपने इसको जो है आप 0 टू इन्फिनिटी करना है तो आपको माइनस का साइन लगेगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ ओमेगा इंटू एक्स प्लस टी इंटू डी टी प्लस 0। इसका मतलब पहले यहाँ पे प्लस था, अब जो है यहाँ देखिए माइनस बन रहा है। तो आपका जब आप कॉमन लिमिट लोगे 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉज ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी माइनस कॉज ऑफ ओमेगा एक्स प्लस टी इंटू डी टी। तो वहाँ पे कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ऑफ ए माइनस बी था, यहाँ पे कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी चेंज आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 साइन ए साइन भी बन जाएगा आंसर में, 2 साइन ए साइन भी बन जाएगा। तो ये फ़र्क है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में। आपकी राइट हैंड साइड क्या बनेगी,
वहाँ था 2 cos ओमेगा एक्स और cos ओमेगा टी, यहाँ पे 2 sin ओमेगा एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा नहीं डी टी, बाकी सेम है। तो इसी तरह से जो पहली प्रॉपर्टी का रिजल्ट आया था उसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स डेट विल इक्वल टू 1/पाई 0 to infinity डी ओमेगा 0 to infinity एफ ऑफ टी इंटू 2 sin ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे तो 2/पाई 0 to infinity साइन ऑफ ओमेगा एक्स इंटू डी ओमेगा 0 to infinity एफ ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल फॉर ऑड फंक्शन, या फिर इसे साइन इंटीग्रल फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालना है हमने फोरियर इंटीग्रल का। जैसे फोरियर सीरीज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा था वैसे ही फोरियर इंटीग्रल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है। अब हमारे पास जो है अगर ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी देखें, -∞ to ∞ साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी इंटू डी ओमेगा, डेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, क्योंकि साइन फंक्शन जो है मेरा ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इज इक्वल टू 1/2 -∞ to ∞ एफ ऑफ टी ब्रैकेट शुरू -∞ to ∞ साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी इंटू डी ओमेगा डी टी। लिखने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली तो इसका 0 ही बनना है, तो जब मैं ऐसा लिख भी दूंगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास जो फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला था वो क्या था, सब कुछ सेम था, बस यहाँ पे साइन की जगह कोस था। ठीक है, लेट्स से दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 में ऐड कर देता हूँ, तो क्या बना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी ना। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई -∞ to ∞ एफ ऑफ टी का एफ ऑफ टी कॉमन ब्रैकेट -∞ to ∞। तो पहले जहाँ सिर्फ कोस ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी डी ओमेगा था, अब बनेगा कोस ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी इंटू डी ओमेगा प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस टी डी ओमेगा डी टी। ठीक है, एंड इट कैन फर्दर बी रिटन एज 1/2 पाई -∞ to ∞ एफ ऑफ टी -∞ to ∞ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, तो ये बना e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स माइनस टी इंटू डी ओमेगा डी टी, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। एंड इसके साथ जो हमारा फोरियर सीरीज़ का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा चैप्टर और बचा है। बट इसके अलावा आपके पास जो है आपको असाइनमेंट करनी है न्यू कॉलेज की बुक की, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ये एग्जाम्पल आपने सबमिट करनी है। मैं आपको लिंक भेज दूँगा, गूगल ड्राइव का लिंक, जिस पे आपने सबमिट करनी है, आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये भी कम्प्लीटली मैथमेटिकल है कि कैसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये भी छोटा सा चैप्टर है, 1 या 2 लेक्चर में जाएगा। फिर इसके बाद आपके 2 चैप्टर और बच जाएंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है आपका ये वाला। फिर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी हमारे पास 2 चैप्टर आएंगे। ठीक है, अलग अलग। एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ख़त्म होने के बाद भी आपके पास एक लास्ट जो है चैप्टर वो फिर बचा रहेगा, दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, थैंक यू।